हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की, तो हम सभी जानते हैं, देखो, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, विदाउट अ डाउट। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पर अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो सी सेट एक ऐसा पेपर है, यानी कि पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चों के लिए एक हर्डल की तरह सामने आ रहा है। काफ़ी बच्चों के बार ऐसे कहना होता है कि सर, हम जीएस में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं बट सी सेट में थोड़ी दुविधा आ रही है। तो आज के सेशन में ना हम उसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सी सेट अप्रोच करने के लिए हमारा क्या सही तरीका होना चाहिए, किस तरह से हमें सी सेट को प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि सी सेट में क्वेश्चन टफ आते हैं। हाँ, 2023 का एक पेपर था जो थोड़ा टफर साइड में हम कह सकते हैं, बट अदरवाइज काफी सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। बट पॉइंट ये रहता है कि शायद कम टाइम के अंदर हमारे लिए वो करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। राइट, कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन 2 मिनट में करके बताओ, तो मुश्किल आती है। शायद उसी क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास 5-10 मिनट होंगे तो किसी ना किसी तरह से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली जेन्युइनली टफ होते हैं, वो भी बात मना नहीं कर सकते। तो होता पता क्या है कि अगर हमारे पास सही रणनीति होगी, सही स्ट्रेटजी होगी, सही ढंग से हम इस पेपर को अप्रोच करेंगे, वी वुड फाइंड कि हम अपना जो टारगेट है ना वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर जैसे ये पर्सन है कहीं ऐसे वैसे घूम के जाएगा तो शायद अपने टारगेट तक ना पहुंच पाए। तो यही अप्रोच आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन होगा। हम सिलेबस भी देखेंगे, कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम टाइम के ऊपर हम क्या अपने क्या चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, हमारी टीम की तरफ से जो सी सेट का बैच है वो लॉन्च हो गया है। राइट, एंड 21 नवंबर से इसकी हम क्लासेस बिगिन करेंगे। अपने आप में जो बैच होगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। राइट, एंड यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे ना, वो आपका चाहे आपका वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चाहे आपका रीजनिंग है, एंड साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे डेली बेसिस के ऊपर, भी वीकली टेस्ट होंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, एंड साथ ही साथ आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, ताकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना आए। पूरी प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी, प्लस एट द सेम टाइम सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस्ड होंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो हमारी टीम के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड जो बुकलेट डिजाइन करी है वो भी डेफिनेटली यहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी दोस्तों, ये जो कोर्स होगा इसके अंदर ना मेरी कोशिश रहेगी आपको थोड़ा सा एम्पावर करने की। ये थोड़ा सा आप मेरे बारे में अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरी कोशिश आपको सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना नहीं होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि 2 घंटे के अंदर आप उस एग्जाम को अच्छे से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो सारी चीज़ें, वो सारे स्किल सेट मैं आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि यूपीएससी कैसा भी पेपर पूछे, आसान पूछे, मीडियम लेवल का पूछे या डिफिकल्ट पूछे, आप हर केस के अंदर अच्छे से इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। दैट वुड बी अवर फोकस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो आपको ये जाननी है इस एग्जाम का पैटर्न। मुझे पता है काफी लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर आपको टोटल 80 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, एंड हर एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2.5 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल आपका टोटल पेपर हो गया 200 मार्क्स का। ठीक है, अब 200 मार्क्स का पेपर है, एंड आप जानते होंगे ये जो एग्जाम है अपने आप में क्वालिफाइंग एग्जाम है। राइट, तो अगर आप इन 200 में से 33% मार्क्स, बेसिकली अगर आप 66 से ज्यादा स्कोर ले आते हो, तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पे 1/3 नेगेटिव रहती है, यानी कि 2.5/3, 0.833 मार्क्स आपके नेगेटिव में होते हैं। ये एक बेसिक आइडिया था। तो पहली चीज हमें जब पता लगा कि हाँ क्वालिफाइंग एग्जाम है, डेफिनेटली 66 से नंबर ज्यादा चाहिए, तो इससे हमें दो चीजें पता लगती हैं। पहली चीज तो ये पता लगती है कि हमें इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर मेहनत डालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा पैटर्न टफ हुआ है। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं करना कि हमारा ऑप्शनल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसा भी नहीं करना कि हमारा पूरा मेंस वाला पोर्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो भी गलत है। तो एक एडुकेट बैलेंस बना के चलना है कि अच्छे से एग्जाम भी क्लियर हो जाए, बट ऐसा ना हो कि हमने हजारों घंटे तक सी सेट पढ़ लिया और बाकी चीजें पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेट को ना कम पढ़ना है ना बहुत ज्यादा पढ़ना है, एक एडुकेट माइंड में हमें यहाँ पे इस एग्जाम को पढ़ना होगा। अब अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो यहां पर ये यूपीएससी द्वारा सिलेबस गिवन है। ठीक है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। साथ में हालांकि लिखा जरूर हुआ है क्लास 10th लेवल, बट काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो क्लास 10th लेवल के नहीं थे। इससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हमें यूपीएससी ने पूछे हुए हैं।
तो डेफिनेटली हम जब प्रेपरेशन करेंगे सिलेबस को तो ध्यान में रखेंगे विदाउट अ डाउट, बट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा काफी मेजर फोकस रहेगा, ताकि हमें पता लगता रहे कि जो यूपीएससी पूछ रहा है उससे हम डेफिनेटली उस लेवल को अच्छे से क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब एक ना पहली बात तो मैं थोड़ा डिवीजन की अगर बात करूं ना, अगर आप देखना चाहते हो कि सर 80 क्वेश्चन कैसे कैसे डिवाइडेड है, यू विल रियलाइज कि 80 क्वेश्चन ये 3 सेक्शन में आते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला हो गया आपका जो मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इसको बोल सकते हो, दूसरा आप कह सकते हो रीजनिंग को, एंड तीसरा सेक्शन आप कह सकते हो हमारा जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, आरसी। राइट, अगर पिछले कुछ 4-5 सालों का मैं एवरेज निकाल के अगर बात करूं ना, तो आप रियलाइज करोगे कि लगभग 26 से 27 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, हो सकता है किसी साल 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो, किसी साल 1-2 क्वेश्चन कम हो, बट ऑन एन एवरेज 26-27 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। उसी तरह से 17-18 क्वेश्चन के आसपास आपके यहां से आएंगे। हो सकता है किस साल 14-15 भी पूछे हों, किस साल एक आधा ज्यादा भी हो, बट ऑन एन एवरेज मैं 15-16 या 17 तक मान सकता हूं। ठीक है, 17-18 इसको ले लेते हैं। एंड जो बाकी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में, एक रफ रेंज मैंने आपको दे दी, इतने क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से देखने को मिल जाते हैं। फिर से बोल दूं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट दिस इज अ रफ ब्रेकअप जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये बात तो हमें समझ आ गई। अब पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में आती है, सर क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। डेफिनेटली 50% के आसपास अगर कोई एक सेक्शन आपका इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम के अंदर, तो वो तो हमें मिस नहीं करना, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट होता पता क्या है, क्वांट के अंदर भी कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, क्वांट के अंदर भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बात कर लो आप नंबर सिस्टम की बात कर लो, उसमें भी आगे फर्दर सबसेक्शन है, चाहे डिविजिबिलिटी रूल्स की बात कर लो, आप एलसीएम एचसीएफ की बात कर लो, आप फैक्टर्स की बात कर लो, आप और भी टॉपिक्स देख सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से रीजनिंग में भी अलग अलग सेक्शंस हैं, क्लॉक्स हैं, कैलेंडर्स हैं, आपकी सीरीज है, आपका क्यूब एंड डाइस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। डेटा सफिशिएंसी भी इसमें आ गया, इवन डेटा इंटरप्रिटेशन को आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिमिलर सही पैटर्न है कि आपसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके रिगार्डिंग वो कुछ पूछेगा, कुछ इन्फ्रेंस पूछेगा, कुछ असम्पशन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन हमें इन 80 क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आइडिया तो लग गया, एक बेसिक आइडिया, और हमने सिलेबस भी यहाँ पे देख लिया। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना इस एग्जाम की तैयारी के अंदर, वो ये है कि हमें ना पहली चीज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। पता है क्यों? हमने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आज वो पूछ रहा है ना, उसके सिमिलर क्वेश्चंस 1 साल पहले या 2 साल बाद पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ बच्चों ने हो सकता है ये क्वेश्चन देखा हो जिन्होंने 2022 का पेपर दिया, उसके 1 साल पहले ही एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न के ऊपर यूपीएससी ने 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था। वैल्यूज चेंज कर दी पर लॉजिक बिल्कुल सेम था। ऐसा एक बार नहीं, आप देखते जाओगे सेम पैटर्न आपका बार 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 रिपीट हुआ है। यहां मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप पैटर्न देखो। ये जो क्वेश्चन था ना परसेंटेज का, पिछले सालों में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉइंट मेरा पता क्या है, पॉइंट मेरा ये है कि हमें सिलेबस करना है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा होने चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज करते रहोगे तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन है, एंड कई बार हो सकता है वैसे या सिमिलर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी जाए। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको करने के ना मैंने इस पर्टिकुलर सी सेट में अच्छा स्कोर करने के लिए 4 पिलर्स बनाए हैं। एंड अगर आपने वो 4 पिलर्स फॉलो कर लिए ना कहीं आप इस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स से परफॉर्म कर पाओगे। एंड यही पिलर्स होंगे जो हमारे, जो मैं कोर्स की बात कर रहा था उसके अंदर फॉलो भी होंगे। आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूं। ये 4 पिलर स्ट्रेटेजी है, आप इनको नोट कर सकते हो अपने एंड पे भी। पहला जो पिलर है ना, पहले पिलर के अंदर होता है हमारे कॉन्सेप्ट। क्या है पहला पिलर? पहला पिलर है हमारा कॉन्सेप्ट का, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। जो सीसेट का पेपर है ना, यूपीएससी सीसेट का, वो बाकी काफी एग्जाम से काफी डिफरेंट है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर आप फॉर्मूला रट के चले जाओ, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती होंगी। ठीक है ना, कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला दे दो, इसका फॉर्मूला दे दो। यूपीएससी सीसेट में आते हैं पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, अगर आप चीजों को ना इमेजिन करना थोड़ा समझते हो, अगर आप एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं विच आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता, एक दो क्वेश्चन होते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं होते। इसीलिए इस एग्जाम को बाकियों से डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अगर आप अभी भी बाकी एग्जाम्स की तरह यहां पर भी रटने पे बैठे हो कि सर इसका फॉर्मूला रटवा दो, उसका फॉर्मूला रटवा दो, तो आपको एग्जाम के अंदर पता लगेगा कि आपकी अप्रोच गलत है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखने हैं, आपको
कॉन्सेप्ट समझना है कि अच्छा ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है। तो पहली इंपॉर्टेंट जो पिलर रहेगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो वीडियोस होंगी उनके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, समझोगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उससे कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे, फिर आप एप्लीकेशन उसके देख सकते हो कि पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस की मान लो बात हो रही है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, या फिर अगर दो गाड़ियां सामने की तरफ आ रही हैं, दूर जा रही हैं, उनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अगर वो आइडिया क्लियर हो गया फिर उसकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन होनी चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, एंड जो अभी यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, उस ट्रेंड को अगर आपने पकड़ लिया है तो आपका पहला पिलर क्लियर है। ठीक है, जो है किसका, कंसेप्ट डेवलपमेंट का। कोर्स के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक तरह का मैं क्वेश्चन करवाऊं, जहां पर बेसिक भी हो, इंटरमीडिएट लेवल भी हो, एडवांस भी हो, अलग अलग डायमेंशन से करवाऊं, और हर एक कंसेप्ट को इतना आपको अच्छे से बता दूं ताकि आप कंसेप्ट तो समझो ही, उसको अप्लाई भी कर पाओ। ये होता है हमारा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का पहला पिलर। दूसरा पिलर हमारे सामने है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। करने को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप इसकी ऑप्शंस डाल के भी चेक कर सकते हो, बट एक कंसेप्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर का, अगर वो कंसेप्ट अच्छा है तो कितना मर्जी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ ले तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे ना आप पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस भी समझो। ये यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, और एक बार और भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये स्टेज हो जाएगी कंसेप्ट डेवलपमेंट की, जहां पर पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम हर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। दूसरा हमारा पिलर आएगा प्रैक्टिस का। देखो, कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, सीसेट के अंदर इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, पर जब तक आप अपने एंड पे चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, कोई भी इंसान आपको सीसेट क्या कोई और एग्जाम क्लियर करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सोच रहे हैं कि सर अच्छा सर बोल तो रहे हैं, मैं आराम से ऐसे लेटे लेटे इस वीडियो को देखता रहूंगा और मैं जाके सी साइड में बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा, थोड़ा सा आप शायद गलत हो। जब आप अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक सी साइड में आपकी अच्छी मास्टरी नहीं हो सकती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पेन पेपर लेकर आप अपने एंड पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। एंड इस पिलर को डिजाइन करते समय मैंने जो दो तीन बातें ध्यान में रखी हैं। पहली चीज तो ये है कि जब भी कोई आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट का टॉपिक होगा, उसके साथ ही साथ मैं जो आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, पीपीटी शेयर करूंगा, उसके अंदर ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहां पर आपकी, यहां से तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे, इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर आपको डीपीपीस मिलेंगी, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेटर करोगे। आपका डीपीपीस का नाम क्या होगा, प्रैक्टिस हैंडआउट्स। इन प्रैक्टिस हैंडआउट से आपने जो कंसेप्ट समझा था उसको आप और अपने एंड पे उसको और बेटर करोगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती रहे। इसके अलावा ये चलो एक बात हुई, प्रैक्टिस हैंडआउट के साथ साथ ना आपको मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे जो आपके जो वीकली बेसिस के ऊपर जो टेस्ट होते हैं, राइट। वीकली टेस्ट से पता क्या होगा, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा शायद हम उसको अच्छा कर लेते हैं, पर जब हम पूरे हफ्ते के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तब हमें कई बार दिक्कत आती है, और वो वीकली टेस्ट होगा, वो आपकी इस प्रैक्टिस को और इंप्रूव कर देगा। इसी के माध्यम से आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहोगे, सेल्फ सेस करते रहोगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं अभी, क्या मेरे से हो भी रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो रहे। अगर कहीं पे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, देन यू हैव द एबिलिटी कि आप उसको इंप्रूव कैसे करो। सेकंड जो बात है दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे, खुद ब खुद धीरे धीरे करके बेहतर होते रहोगे। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए, पर जब आपकी प्रैक्टिस खूब हो जाएगी फिर टाइम भी कम लगेगा एंड आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। तो दैट इज द सेकंड पिलर। बात करें दोस्तों हमारे थर्ड पिलर की, थर्ड पिलर है हमारा डाउट सॉल्विंग का। देखो, जब तक अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो निश्चित रूप है कि आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद आपको पढ़ने में थोड़ी सी अलग लगे, या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन डाउट्स को भी ना अपने एड्रेस करवाओ, क्योंकि अगर आप अपने डाउट को सॉल्व नहीं करवा रहे, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप अपने एंड पे चीजों को बेहतर करने का प्रयास नहीं कर रहे, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करें, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपको एक प्रोग्रेस मिलती रहे कि जो मेरे डाउट्स हैं उनको मैं वर्क कर रहा हूं, मेरी वीकनेस को वर्क कर रहा हूं, एंड उनसे कहीं ना कहीं सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिस इज द थर्ड पिलर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज अवर फोर्थ पिलर विच इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एक्चुअल में क्या है, फुल लेंथ के साथ साथ ना यहाँ पर आपके साथ सेक्शनल टेस्ट भी हैं, राइट। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं। इसमें क्या होगा, आपको ना जब तक आपने चलो बाकी चीजें कर ली, कंसेप्ट समझ लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा लिए, पर चौथी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल टेस्ट देना और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। पता है क्यों? बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे सामने आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर एग्जाम मैं देके आया प्रीलिम्स का, वहां पर 80 क्वेश्चन पूछे गए थे,
मैं क्वेश्चन नंबर 55 तक ही पहुंच पाया, आखिरी के 25 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ऐसा। पता है क्यों? प्रैक्टिस हो सकता है उनकी ठीक ठाक हो, पर उन्होंने कभी एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया। इससे क्या इशू आया? इससे उनको टाइम मैनेज करना ही नहीं आया। राइट, हो सकता था कि भाई 25 के 25 क्वेश्चन जो आखिरी में पूछे गए, ज्यादातर क्वेश्चन उनमें से आसान थे, पर आप पहले क्वेश्चन पे लगे रहे, किसी क्वेश्चन को दिल पे ले लिया और उसको 10 मिनट लगा दिए सॉल्व करने में। 10 मिनट बाद अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया ना, सही सॉल्व कर भी लिया, तो एक्चुअल में आप हार चुके हो उस एग्जाम के अंदर। ये बात ध्यान में रखना। मैं ना अपने जब कोर्सेज में आप के साथ डिस्कशन करता हूं, मैं एक पैरामीटर मैंने ही फॉर्म किया है, दैट इज मार्क्स पर मिनट, एमपीएम बोलता हूं मैं इसको, मार्क्स पर मिनट। आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जहां पर मार्क्स पर मिनट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। क्या मतलब है इस चीज का, एमपीएम का? देखो, एक आसान क्वेश्चन होता है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, एक हार्ड लेवल क्वेश्चन होता है। किसी को ऐसे रैंडमली देखने से पता नहीं लगता कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है। वो तब पता लगता है जब आपके कंसेप्ट अच्छे थे, जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी थी, जब आपने खूब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, एंड जब आपने मॉक्स दिए थे। जब आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपका दिमाग अल्टीमेटली खुद ब खुद प्रोसेस करेगा कि भाई ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन 40 सेकंड में होगा, ये 2 मिनट में होगा, ये 10 मिनट लेगा। जो 10 मिनट वाला क्वेश्चन है ना, वहां पर मार्क्स पर मिनट की वैल्यू बहुत कम है, उनको छोड़ दो। जो शायद 2 मिनट लेगा, वहां पर मार्क्स पर मिनट ठीक है, पर बहुत अच्छा नहीं है। पर जहां पर जो आसान क्वेश्चन है, वहां पर कम समय के अंदर आप उस क्वेश्चन को ठीक कर ले जाओगे। 2 नंबर का या सॉरी 2.5 नंबर का क्वेश्चन 40 सेकंड में कर रहे हो, यहां पर नोटिस कर रहे हो मार्क्स 1 मिनट के अंदर जो सॉल्व करने की रेशियो है बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, ढूंढना पड़ेगा 80 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन में मार्क्स पर मिनट या कौन से क्वेश्चन आसान है। डू यू अंडरस्टैंड? और ये कैसे पता लगता है? ये आप जितने अच्छे से फुल लेंथ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये टेक्निक्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द कोर्स भी डिस्कस करता रहूंगा, ताकि 2 घंटे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप करो उस दिन एग्जाम के अंदर। राइट, तो मैं फिर से एक बार रीआइटरेट कर दूं, 4 पिलर जो मेरे हिसाब से सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अपने अच्छे रखो, उनकी खूब प्रैक्टिस करो, डाउट जहां पे आता है उनको अपने मेंटर्स से, मेरे से एड्रेस करवाओ, एंड लास्ट में आप सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं, तो आपको सी सेट क्लियर करने से शायद कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी देखो मैं कुछ और पॉइंटर्स अगर मैं आपको बताऊं, पेपर 2 को ना बर्डन मत लो। होता पता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मैं तो आर्ट्स का हूं, मैंने मतलब मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं, जब स्कूल में भी पढ़ता था तो टीचर बड़ा डांट देते थे, मैथ्स वाले टीचर से डर लगता था, बहुत मारते थे हमें तो मैथ्स वाले टीचर, है ना? आप, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, और उनको लगता है सर मैंने 9th-10th में रट के मैथ्स बस कवर कर लिया कैसे तैसे कि अब जिंदगी में मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं बहुत दिक्कत आती है, बड़ा ही डर लगता है मैथ्स से। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया है ना कि मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स से डर लगता है, मैं जिंदगी में कभी मैथ्स में अच्छा नहीं हो पाऊंगा, फिर देखो कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। आपको पहले दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, पास्ट में मुझे मैथ्स पसंद नहीं आया था, वट एवर माइट बी द रीजन, अब मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना यार। कल को आपको डिस्ट्रिक्ट संभालना है, आपको डीएम बनना है, आप कह रहे हो कि भाई मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, 40 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो मत करो यार। ठीक है, तो पेपर 2 को पहली बात तो बर्डन नहीं लेना, बर्डन लेके आओगे फिर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब किसी भी चीज का, है ना? बर्डन नहीं लेना, बट एट द सेम टाइम बहुत लाइटली भी मत लेना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, कहते हैं चलो क्वालिफाइंग ही तो है, हो जाएगा। वो अप्रोच भी थोड़ी गलत है। मैं आपको एक बैलेंस बनाने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हजारों घंटे पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 0 घंटे पढ़ो, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, लेट्स से अगर आप अपना कोई भी रैंडम, अगर पिछले 2-3 साल का पेपर उठा के देखो, अगर उस पेपर के अंदर आपके 120-130 आराम से बन रहे हैं, तो ट्रस्ट में आप 25 का पेपर भी आराम से कर लोगे। पर अगर आपके मार्क्स 30, 40, 50, 60 इस रेंज में हैं, या 70, 80 भी हैं, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत तो है हमें। समझ गए इस बात को? कुछ बच्चे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, उनको एक दिक्कत पता क्यों होती है कि उनको कहीं ना कहीं एक रीडिंग की आदत नहीं होती। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बच्चों की ना बचपन से ही बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी चीजें उनको पढ़ने का शौक होता है, उनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने नोटिस किया है एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। किसी बच्चे का आदत नहीं होती इस तरह की, तो इनको इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम आप रीडिंग के ऊपर दीजिए। अभी जैसे 7 महीने हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए नियरली, तो अगर आप डेली बेस पे 10-10, 15-15 मिनट भी आप डेली के निकालने लग जाओगे ना, आप रियलाइज करोगे 2-3 महीने बाद आपकी रीडिंग काफी अच्छी हो जाती होगी। द पॉइंट इज कि उस चीज की हैबिट बनाओ। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कंसेप्ट समझना एक चीज थी, ये चारों पिलर्स इंपॉर्टेंट है, ये रैंडम नहीं है। ऐसा मत करना कि भाई सर मैं ये कर लेता हूं या ये कर लेता हूं बाकी दोनों छोड़ दूं, नहीं प्लीज। ये पिलर्स के वो बनाया गया है
वो पता कैसे बनाए हैं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था ना अपने बारे में, यही 4 पिलर्स थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ें अचीव करने के अंदर मदद करी है। तो कोशिश मेरी यही है कि ये चारों पिलर्स मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि ये चीज़ कैसे पहुँची जाती है। ठीक है ना? एंड वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ये चारों पिलर्स को स्टेप बाय स्टेप आप इनको फॉलो करते रहोगे। ठीक है? प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एंड लास्टली अपने आप में इंटरेस्ट रखो। कोशिश करो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है? और रिजल्ट्स आएँगे भी। पर भरोसा रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि सीसेट का क्या स्ट्रेटजी होती है। बाकी देखो आगे जाके सेशंस के अंदर और मैं आप लोगों के साथ और भी डिस्कशन करूँगा कि 2 घंटे के अंदर हम कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन 2 घंटों को, ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम अच्छे से इस पेपर को क्लियर कर पाएँ। कट ऑफ को और मतलब जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको आराम से हम कैसे उतना मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ये सब चीज़ें मैं आने वाले सेशन में डिस्कस करता ही रहूँगा। बाकी दोस्तों जो आपको कोर्सेज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएँगे। तो वहाँ पर जाके आप इन कोर्सेज़ के अंदर एनरोल कर सकते हो। बाकी देखो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम सारी चीज़ें डिस्कस करें, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके उनको एडवांस लेवल तक डिस्कशन करें। हर एक एस्पेक्ट को अलग-अलग डायमेंशंस में आपको तोड़ के पढ़ाऊँगा ताकि आपको कोई समझने के अंदर दिक्कत ना आए। ठीक है? बाकी आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद पे भरोसा रखेंगे, कोशिश करेंगे मेरे साथ अच्छे से पढ़ने की एंड दूसरी चीज़ है खूब प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये चीज़ें आपकी तरफ से हैं, अगर आपकी तरफ से डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, तो डेफिनिटली सीसेट क्रैक करना फिर मुश्किल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।